वंदे मातरम साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है निवेश मॉडल यानी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। निवेश क्या होता है, निवेश मॉडल क्या है और ये कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है। पहली बात तो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है क्योंकि सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। अगर आपने सिलेबस और पूरे इकोनॉमी को कैसे तैयार किया जाए इसकी स्ट्रैटेजी को नहीं समझा है तो इंट्रोडक्शन क्लास, इसी वीडियो सीरीज का पहला क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास, उसको जरूर जाके देख लीजिए। तो चलिए पहले निवेश मॉडल को समझते हैं। इसके लिए पहले हमें निवेश को समझना होगा, देन निवेश मॉडल को समझेंगे। तो निवेश या आय अर्जन के लिए उत्पादक गतिविधियों में धन लगाने की प्रक्रिया है। इन्वेस्टमेंट सामान्य शब्द है, समझते होंगे आप। अब ये निवेश जो किया जा सकता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहली बात तो प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, दूसरी बात अप्रत्यक्ष तरीके से किया जा सकता है। तो प्रत्यक्षतः तो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्राथमिक गतिविधि में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मान लो कि कृषि कार्य करते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, वो भी निवेश है। उसी तरह से कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो वो भी निवेश हो गया। तृतीय क्षेत्र, उसी तरह से सेवा क्षेत्र के लिए हम कुछ अगर निवेश करते हैं ताकि वहां से हमारी मतलब मुनाफा हमें कुछ हो, फायदा हो, तो वो भी निवेश हुआ। तो ये तो प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है। लेकिन फोकस जो किया जाता है वो मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष निवेश पर, यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों पर, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पे। सिक्योरिटीज कई तरह के होते हैं, शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं। सबके बारे में विस्तार से धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। शेयर का मतलब भी होता है हिस्सेदारी, यानी किसी कंपनी में आपने शेयर खरीदा, यानी कि कंपनी में कुछ हिस्सेदारी आपकी हुई और कंपनी अगर लाभ में जाती है तो आप भी लाभ में जाते हैं, हानि में जाती है तो आप भी हानि में जाते हैं। उसी तरह से डिवेंचर होता है, बॉन्ड होता है, म्यूचुअल फंड होता है। ये सब अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण कुछ है। तो ये निवेश को हम लोगों ने समझ लिया अभी तक। अब निवेश मॉडल को समझते हैं। निवेश मॉडल क्या है? निवेश मॉडल निवेश से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये देखते हैं क्या है कि वे साधन व उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार, मतलब यहाँ बात जो है वो गवर्नमेंट किया जाती है, ठीक है। तो सरकार विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने का प्रयास करती है। जैसे कल हम लोगों ने संसाधनों के मोबिलाइजेशन पे बात किया था कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधन सरकार जो जुटाएगी, तो संसाधन सरकार जुटाएगी, जुटाने के कई सारे तरीके होंगे। उन सब तरीकों को हम लोग निवेश मॉडल सामान्य रूप से कर सकते हैं। तो भारत में नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से ही भारत सरकार विभिन्न निवेश मॉडलों का उपयोग करके संसाधनों को जुटाती थी। क्योंकि अगर नियोजन की प्रक्रिया जो थी, जो प्लानिंग की प्रक्रिया थी, उसमें सरकार योजनाएं बनाती थी। योजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना था। लेकिन डेवलपमेंट के लिए संसाधन की आवश्यकता होगी। संसाधन कैसे आए सरकार के पास? तो अलग अलग मॉडल्स थे। तो यहाँ निवेश मॉडलों को अलग अलग चरणों में हम देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है स्वतंत्रता के बाद अभी तक हम देखें तो बहुत उतार चढ़ाव या अलग अलग मॉडल में रही है। विशेष करके 1991 का वो दौर जिसको हम लोग चतुर्थ चरण में देखेंगे, वो एकदम से इकोनॉमी को चेंज करने वाला रहा है। लेकिन उसके पहले भी इकोनॉमी में कई सारे परिवर्तन आए हैं निवेश मॉडल को लेकर के। तो इसमें 4 चरणों में हम इस चीज को देख लेंगे। चरण 1 जो है वो 1951 से 69 तक है। विशेष करके द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक अलग तरीका था जिससे हमें पता चलता है कि सरकार किस तरह से विकास के कार्य को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक बात आप समझ जाना कि विकास का कार्य और निवेश मॉडल दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सरकार विकास का कार्य करना चाहती है, उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे हो, निवेश कैसे हो इकोनॉमी में, उसके लिए उसको मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें महालनोबिस का जो प्लान था, महालनोबिस मॉडल उसको कहा जाता है, भारी उद्योगों पे हमने फोकस किया था। तो लगभग यही दौर था वो। तो इस दौरान जो है महालनोबिस प्लान को इस चरण में लागू किया गया। इस चरण में संपूर्ण वित्तीय प्रणाली, कर प्रणाली और राजकोषीय नीति का नियमन इस प्रकार से किया गया कि नियोजित संबंधित वित्तीय दायित्व जो है, गवर्नमेंट का जो वित्तीय दायित्व है या फिर वित्तीय आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जा सके और उसी अनुसार जो है वित्तीय प्रणाली पूरी की पूरी डेवलप की गई, परिवर्तन उसमें लाया गया। लेकिन इस दौर में कई बार ऐसा भी हुआ कि सरकार जो है जो भी निवेश का लक्ष्य था, जो भी विकास का लक्ष्य था, उसको हासिल नहीं कर पाई। इसीलिए कई बार जो हम देखेंगे कि निवेश का जो लक्ष्य था वो पटरी से गिरा। उसका 2 कारण विशेष रूप से बताया जाता है इस दौरान में। एक तो पाकिस्तान के साथ हमारा जो वार हुआ था और एक चीन के साथ जो वार हुआ था, यानी 65 और 62 में जो युद्ध हुआ था वो बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण सरकार पर्याप्त निवेश जुटा नहीं पाई।
लेकिन सरकार देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू करने में सफल हुई। हम जानते हैं कि आजादी स्वतंत्रता के ठीक पहले स्वतंत्रता, अच्छा एक शब्द जो है स्वतंत्रता, उसका मतलब क्या होता है, जरा मैं ऐसे लिखता हूं, स्वतंत्रता। सामान्य रूप से हम सुनते रहते हैं तो हम उसके शब्द के अर्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। स्वतंत्र यानी कि अपना तंत्र, तंत्र मतलब व्यवस्था, सिस्टम मतलब अपनी व्यवस्था। तो स्वतंत्रता के ठीक पहले हम अगर देखेंगे तो अपनी व्यवस्था थी, यानी कि आर्थिक व्यवस्था अपने तरीके से काम कर रही थी। गांव गांव में उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, और लोग अपने तरीके से अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्थानीय टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन करते थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि बड़े स्तर पर सार्वजनिकीकरण करना स्टार्ट किया। पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बनाना स्टार्ट किया। कुल मिला के ये कहें तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया यहाँ स्टार्ट देखने को आपको मिलेगी। वैसे कम मात्रा में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो सामाजिक क्षेत्र थे उस पर भी ध्यान दिया इस दौरान में। ठीक है, तो इस दौरान में जो मुख्य चरण 1 का जो उपलब्धि ये हुआ कि सरकार औद्योगिकरण करने में सफल रही, और औद्योगिकरण करने के लिए जितने निवेश की आवश्यकता थी वो निवेश हो पाया। तो ये एक निवेश मॉडल रहा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो सामाजिक क्षेत्र थे वहां भी सरकार बहुत हद तक सफल ही रही, या फिर कुछ कुछ यहाँ भी निवेश कर पाई। अब द्वितीय चरण जो होगा 1970 से 73, ये भी महत्वपूर्ण है। 70 के औद्योगिक नीति से भारत सरकार नियोजित विकास में निजी पूंजी के समावेशन के प्रति कुछ उन्मुख हुई। निजी पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वैसे मैंने आपको बताया था कि वास्तविकता ये है कि जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग हैं, ठीक है, तो फेज 1 क्या करता है कि उन उद्योगों से हम उद्योगों को कहां ले आए, बड़े बड़े सरकारी क्षेत्रों की तरफ ले आए। ठीक है, गुड़ का व्यापार होता था, गुड़ का इंडस्ट्री लगा हुआ था ग्रामीण क्षेत्र में, उससे चीनी तक हम ले आए। अब चीनी के व्यापार को भी क्या करना है, निजी क्षेत्र को दे देना है। ठीक है, यानी कि निजीकरण करना है। तो वैसे गुड़ जो बनाता था वो भी निजीकरण का ही उदाहरण था, वो भी निजी क्षेत्र ही था। और अभी जो चीनी का उत्पादन करेगा, जिसके हाथ में रहेगा, वो भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत होगा। बीच में सरकारी क्षेत्र ने क्या किया कि इस इंडस्ट्रीज को, जो ग्रामीण इंडस्ट्री थे, उसके जगह पर जो है चीनी का इंडस्ट्री स्थापित किया और चीनी को फिर निजी हाथों में सौंप दिया। अगर ये निजी हाथ स्वतः जो है मतलब इसका अगर रोल नहीं होता, निजी क्षेत्र ही चीनी का उत्पादन शुरू में करना स्टार्ट करते, तो क्या वो कर पाते? जब तक उनको संरक्षण ना दिया जाता वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो सरकार का रोल बस ये हुआ कि जो ग्रामीण उद्योग थे, जो परंपरागत उद्योग थे, उसके स्थान पे आधुनिक बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करना, फिर उन उद्योगों को जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देना। और ये प्रक्रिया बड़ी धीरे धीरे चली है। वास्तव में यही जो है वो अलग अलग निवेश मॉडल का चरण माना जा सकता है। अंततः आप देखोगे कि निजी क्षेत्र के ही हाथ में सब चीज सौंपने की बात की गई है। ठीक है, और वो निजी क्षेत्र जो है, चाहे वो देसी निजी क्षेत्र हो सकता है या फिर विदेशी निजी क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे द्वितीय चरण में, ये पहले चरण में तो सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित कर दिया ग्रामीण उद्योगों के स्थान पे। अब द्वितीय चरण में सरकार इन बड़े बड़े उद्योगों के स्थान, बड़े बड़े जो सरकारी उद्योग हैं उसमें धीरे धीरे जो है निजी क्षेत्र को स्थान देना प्रारंभ करेगी। ठीक ना, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए स्थान बनाना स्टार्ट करेगी। यहां से संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर उभर के सामने आता है। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब ये हुआ कि सरकारी क्षेत्र में ही कुछ शेयर जो है वो निजी क्षेत्र का हो जाएगा, या फिर एक फ्रेश ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया जाए, तो उसको ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि वहां जो है सरकारें भी होंगी, वहां जो है निजी उद्योग भी होंगे, निजी क्षेत्र भी होंगे, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों का जो है उन ज्वाइंट इंडस्ट्रीज में शेयर होगा। ठीक है, जैसे शुरुआत में एक एग्जांपल हम लोगों ने डीवीसी का लिया था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का, तो वो भी संयुक्त क्षेत्र का ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल उस दौरान में था। ठीक है, तो ऐसे मूलतः निजी क्षेत्र को जन क्षेत्रों में आने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया है, जो उसके लिए उन क्षेत्रों में आने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया जो उनके लिए खुले तो थे, लेकिन वित्तीय व तकनीकी कारणों से उसमें वो सक्रिय नहीं हो पा रहे थे। विशेष करके ये वाले जो क्षेत्र हैं संयुक्त क्षेत्र वाले, तो उसमें से कुछ ऐसे क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, या प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो सके, जिसमें अभी तक प्राइवेट सेक्टर आ नहीं पा रहा था, लेकिन उनके लिए खुला जरूर था, उनके लिए खुला था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आ नहीं पा रहा था वित्तीय और तकनीकी कारणों से। ठीक है, क्योंकि ये सब जैसे डीवीसी का एग्जांपल दिया, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, डायरेक्टली जो है प्राइवेट सेक्टर इतना इनेबल नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को खुद संभाल सके। पूंजी की कमी होगी, तकनीक की कमी होगी। ठीक है, सरकार
उसको पहले जो एक तरह से संरक्षित करती है कि ठीक है, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों आ गए, निजी क्षेत्र भी अपना पूंजी लगा रहा है और सरकार वित्तीय और तकनीकी मदद प्रदान कर रही है। धीरे धीरे इस तरह के जो संयुक्त क्षेत्र थे वो प्राइवेट हाथों में दे दिए गए, सौंप दिए गए। समय बीतने के साथ ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सरकारें हट गई और पूर्ण रूप से ये निजी नियंत्रण में आ गए। अब तृतीय चरण की बात करेंगे, 74 से लेकर के 1990 तक का। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दौर रहा है और यही वो दौर रहा है जिसने 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म है उसकी पृष्ठभूमि बनाई। तो उसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में ये जो दौर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए 1974 में फेरा लागू होने के बाद सरकार नियोजित विकास की प्रक्रिया में विदेशी पूंजी के सहयोग के लिए तैयार हो गई। मैंने पीछे आपको बताया था कि पहले सरकार जो है, जो भारतीय निजी पूंजी है उसको निवेश करने के लिए, मतलब उसको अलाउ करेगी, और उसके बाद जो है विदेशी निजी पूंजी जो है उसके लिए बैकग्राउंड तैयार उस समय किया गया और फिर विदेशी निजी पूंजी को भी अलाउ किया गया। तो ये विदेशी पूंजी को जो अलाउ किया गया वो मुख्य रूप से फेरा कानून के बाद हुआ। फेरा क्या है? फेरा वैसे तो 1973 का कानून है लेकिन लागू हुआ था 74 में ही। द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, और ये अधिनियम जो है, ये अधिनियम 1973 का है, 74 में लागू हुआ था। अब इसके नाम में तो है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, लेकिन इसके नाम पे ज्यादा मत जाइएगा। ये सिर्फ विदेशी मुद्रा को विनियमित करने से रिलेटेड ही नहीं थी, यानी विदेशी मुद्रा को रेगुलेट करने से ही रिलेटेड नहीं थी। वास्तव में इसका जो मुख्य काम था वो था कि विदेशी पूंजी को अलाउ करना। क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उस समय विदेशी पूंजी के लिए ज्यादा जो है अच्छा माहौल नहीं था। जनता ये समझ रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य कंपनियों ने भारत को बहुत लूटा, तो विदेशी पूंजी के प्रति जो है एक नेगेटिव भाव बना हुआ था। वैसे भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ऐसा नहीं था कि जितनी भी विदेशी कंपनियां थी वो देश छोड़ के चली गई। बहुत सारी कंपनियां जो थी वो देश में बनी ही रही, लेकिन फिर भी सरकारी स्तर पे बहुत ज्यादा विदेशी पूंजी को लेकर के एक आकर्षण नहीं दिखा। लेकिन फेरा कानून आने के बाद जो हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें विदेशी पूंजी को अलाउ कर दिया गया। यह नाम दिया गया कि मुद्रा विनियमन, वास्तव में विदेशी पूंजी को अलाउ करने से रिलेटेड था, कुछ सीमाओं के साथ था, ठीक है, लेकिन उस समय इसको बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील कदम माना गया। बाद के समय में इसकी आलोचना की जाने लगी क्योंकि एक नया कानून लाना था, उसका नाम है फेमा, ठीक है। ये फेमा कानून जो है ये 1999 में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ और ये लागू हुआ है 1 जून 2000 को। 1 जून 2000 को। तो क्या है फेमा? तो देखिए फेमा जो है द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के जगह पे मैनेजमेंट कर देना, रेगुलेशन के जगह पे मैनेजमेंट कर देंगे, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा हो गया। इसमें क्या किया गया कि जो भी विदेशी पूंजी को कुछ नियंत्रित किया गया था, यानी कि कुछ मतलब बाउंडेशंस थे, उन बाउंडेशंस को भी और ज्यादा खोल दिया गया फेमा में, यानी कि विदेशी पूंजी के लिए और ज्यादा माहौल बनाया गया फेमा के अंतर्गत, ठीक है। एक वीडियो अलग से फेरा और फेमा पर अलग से बना दिया जाएगा तो ठीक रहेगा, मैं प्रयास करूंगा ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फेरा कानून के अंतर्गत क्या किया गया कि विदेशी पूंजी को अलाउ किया गया कुछ सीमाओं के साथ। देखिए सीमाएं क्या थी? यह नकदी विदेशी निवेश के माध्यम से नहीं होना था। ये फेरा कानून के अंतर्गत जो विदेशी पूंजी को अलाउ किया गया हमारे अलग अलग सेक्टर्स में, उसमें नगद विदेशी निवेश नहीं था, यानी डायरेक्टली जो है विदेशी निवेश नहीं था, बल्कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे हमने कोई इंडस्ट्री लगाया, अब उसमें टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होगी, तो टेक्नोलॉजी विदेशों से हम क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो जो कंपनी टेक्नोलॉजी हमें दे रही है, एक तरह से उसका क्या हो गया? निवेश हो गया, ठीक है। और उसके लिए उसको पे किया जाएगा ऑब्वियसली। तो इसके रास्ते होना था, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रास्ते कहते हैं। वह भी निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित कुल परियोजना मूल्य के 26% के अंतर्गत। तो 26% के अंतर्गत, यानी मान लो कि 100 रुपए का अगर पूरा इंडस्ट्री है तो उसमें 26 रुपए के आसपास या उससे नीचे जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से विदेशी
कंपनियां भारत में निवेश कर सकती थी, उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में निवेश कर सकती थी। अतः फेरा के अंतर्गत सरकार ने भारतीय निजी क्षेत्र में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित रखा, लेकिन फिर भी चूंकि वहां अलाउ किया गया इसलिए एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय बहुत प्रगतिशील कदम माना गया, बाद में इसमें चेंज किया गया, इसलिए आलोचना भी इसकी होने लगी। वास्तव में इस चरण में भारत सरकार विकास प्रक्रिया में विदेशी निवेश तो चाहती थी, लेकिन नियंत्रित विदेशी निवेश चाहती थी। इसलिए उसको कहा गया कि विदेशी मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित ही रखा गया। यह ना तो प्रत्यक्ष था, यह निवेश जो था इस तरह से वो ना तो प्रत्यक्ष था, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आपने एफडीआई का नाम सुना होगा, बहुत ही प्रचलित शब्द है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी कि इंडस्ट्रीज में विदेशी एंटाइटीज जो हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक एफडीआई के ही समानांतर एक वर्ड प्रचलित है, एफआईआई उसको कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि विदेशी संस्थागत निवेश, यानी कि विदेशी कंपनियां जो हैं डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री में निवेश ना करके उसके शेयरों में निवेश करें। वैसे यहां भी शेयर की बात होती है, लेकिन यहां डायरेक्टली निवेश किया जाता है, यहां संस्थागत निवेश किया जाता है, इनडायरेक्टली निवेश किया जाता है। तो एफआईआई के अंतर्गत जिनको आना रहता है वो पहले सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं और सेबी के थ्रू ही क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एफआईआई के ही अंतर्गत पीआईएस का कॉन्सेप्ट है। पीआईएस का मतलब ये हो गया कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, ये एफआईआई के अंतर्गत ही होता है। इसमें भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत भी जो मतलब संस्थागत निवेशक हैं वो कुछ क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय फेरा के अंतर्गत जो भी निवेश का रूट बनाया गया वो ना तो एफडीआई के जैसा था, ना ही पीआईएस के जैसा था, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से था। ये वाला रूट था प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का रूट, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रूट था। ठीक है, आप जो है एफडीआई, एफआईआई, पीआईएस और इस तरह की और भी कुछ चीजों को अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ एक क्यूआर कोड आप देख रहे हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप आरबीआई के एक पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां आपको विस्तार से इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात है, दूसरा नियंत्रण क्या था कि विदेशी उपक्रम यानी कि फॉरेन एंटाइटीज केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते थे जो भारतीय निजी क्षेत्र के लिए खुले हुए थे। यानी कि जो निजी क्षेत्र के लिए खुला हुआ सेक्टर था उसी में ये निवेश किया जा सकता था। जो सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र थे उसमें अभी भी जो विदेशी निवेश था उसको अलाउ नहीं किया गया। ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब भारतीय निजी निवेशकों को अलाउ नहीं है तो विदेशी निवेशकों को कहां से अलाउ होगा। अब इस दौर में, लगभग इसी दौर में जो द्वितीय चरण की हम बात कर रहे हैं, इस दौर में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की क्या स्थिति थी, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए जरा, तो 65-66 तक हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इन सब देशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के विदेशी निवेश के लिए खुल गई थी। भारत में तो ऐसा खुला नहीं था, लेकिन इन सब देशों में ऐसा हो गया था। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इन देशों की। साथ ही वहां की सरकारों ने उन औद्योगिक क्षेत्रों को भी नियंत्रण से मुक्त कर दिया था जो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में थे। भारत सरकार ने नहीं किया, उसका अपना कुछ कारण था। ठीक है, भारत सरकार ने धीरे धीरे विदेशी निवेशकों को अलाउ किया। 1991 के बाद विस्तार से हम देखते हैं कि विदेशी निवेशक खुल के यहाँ खेल पा रहे हैं, लेकिन वो खेलना भारतीय हितों में है या नहीं है ये एक अलग बात है। ठीक है, तो कई बार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करके भारतीय स्ट्रेटजी जो थी उसको डिमोटिवेट करने का प्रयास किया जाता है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी है जो है वो धीरे धीरे जो है विदेशी पूंजियों को अलाउ करने के लिए ही तैयार हो रही थी। ठीक है, ये एक अच्छी स्थिति मैं नहीं मानता हूं पर्सनली। अगर एक विचारक के रूप में मुझे देखा जाए, आर्थिक विचारक के रूप में, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां स्वतंत्रता के बाद जो विदेशी कंपनियां थी वह हम पे जैसे शासन करते थे, लगभग वही स्थिति में हम पहुंचते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से जो सोशल मीडियाज के बड़े बड़े महारथी हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वो किस तरह से भारतीय जो शासन व्यवस्था है, भारतीय जो शासन व्यवस्था का जो मतलब निर्णय है उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ समय पहले जो है फेसबुक एक तरह से भारत सरकार के निर्णय के विरुद्ध
जनता के बीच में अपने आप को सिद्ध करने के लिए फुल पेज का एडवर्टीजमेंट दे रहा था। उसी तरह से अन्य कंपनियों का भी हाल है। तो कुछ पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और कुछ जो है खुल के सामने आ रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है, ठीक है, लेकिन विकास के नाम पे इन सबको अलाउ किया जा रहा है। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना करने का मतलब ये है कि हम ये बता रहे हैं कि हमने क्यों नहीं खोल दिया बहुत जल्दी जल्दी। खैर, यहां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की स्थिति से तुलना की जाती है। एग्जाम के लिए आप थोड़े स्तर पे करेंगे भी, लेकिन एकदम से आंख मूंद के जो चीज लिखा हुआ है उस पर नहीं जाएंगे। कई बार हमें जो है जो परिस्थितियां हैं वर्तमान में, सरकार ये चाहती है खुद भी कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बने। तो जब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनेगी तो उसमें विदेशी पूंजी का रोल जो है वो हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो, लेकिन कम से कम हो, या फिर प्रभुत्व जो है सो हमारा बना रहे। ये बहुत ही आवश्यक चीज है। तो चलिए, एक क्लास था, मैं लिख देता हूं यहां, क्लास 2 चैप्टर थर्ड का क्लास 2 मैंने लिया था, उसको जाके आप देख लीजिएगा। उसमें इस चीज की चर्चा की गई थी और उसमें एक टर्म मैंने आपको बताया था, 8 हाई परफॉर्मिंग एशियन कंट्रीज, हाई परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमीज, हाई परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमीज। तो उनमें इन 6 देशों का भी नाम है। इन 6 देशों के अलावा जो है 2 अन्य देशों का भी नाम उसमें है, ताइवान और जापान। तो इन सबको हाई परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमीज कहते हैं और इसको मतलब एशियाई चमत्कार वगैरह भी कहते हैं। तो आप जाके उसको विस्तार से देख लीजिएगा उस वीडियो को और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था अभी जो है सुधार करना ही चाह रही थी, इन सब अर्थव्यवस्थाओं ने सुधार कर दिया, इसीलिए इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई। अच्छा, बहुत अच्छी होने का सर्टिफिकेट कौन दे रहे हैं? वो भी पश्चिमी देशी दे रहे हैं, जिनके फेवर में इस तरह का इकोनॉमी खुल रहा है। खैर, जल्द ही अर्थव्यवस्थाएं एशियन टाइगर के रूप में जाने लगे। इन सब अर्थव्यवस्थाओं को एशियन टाइगर से भी कहा जाने लगा। वैसे एशियन टाइगर जो टर्म है वो मुख्य रूप से 4 कंट्रीज के लिए ही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं 4 एशियन टाइगर्स। सामान्य रूप से एक इन जनरल ये लिख दिया गया कि ये सब 6 कंट्रीज जो हैं उनको भी कहा जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से 4 कंट्री को ही एशियन टाइगर्स कहा जा रहा है। उन 4 कंट्री का नाम मैं यहां लिख देता हूं, पिछले क्लास में बता दिया था मैंने। एक तो है हांगकांग, हांगकांग एक है, और सिंगापुर, इसके बाद साउथ कोरिया और ताइवान। तो देखो, इन दोनों में विशेषता ये है साउथ कोरिया और ताइवान में कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये जो है ये एक तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, हांगकांग और सिंगापुर। तो इन 4 कंट्रीज को जो है 4 एशियन टाइगर्स कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इन सब देशों में भी स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई या अर्थव्यवस्था उन्होंने नए सिरे से चलाना स्टार्ट किया, और भारत ने भी, तो लगभग एक ही टाइम में। लेकिन इन सब देशों की स्थिति जो है भारत की तुलना में अच्छी हो गई, क्योंकि इन्होंने अर्थव्यवस्था को तेजी से खोला। इस चरण के अंतिम दौर में मैंने जैसे बताया कि ये तृतीय चरण ही था, जिसके बाद जो है 1991 का एलपीजी रिफॉर्म होता है। तो इस दौरान में एलपीजी रिफॉर्म के लिए बैकग्राउंड पूरा बनने लगा था। तो सरकार की नीतियों में भी वो परिवर्तन आप देखेंगे। 85 के बाद संसाधन जुटाने में गतिशीलता दिखी। योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था को खोलने और भारतीय विदेशी निवेश के लिए ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश की वकालत की जो अभी तक सरकार के लिए आरक्षित थे। ऐसा कहा गया कि सरकार को उन सभी क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जहां निजी क्षेत्र जो है एक्टिव हो सकता है, और सरकार को उन क्षेत्रों में चला जाना चाहिए जहां निजी क्षेत्र ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि सरकार को मुख्य रूप से जो सामाजिक क्षेत्र हैं उस पर ही फोकस करने की आवश्यकता है। अब हम लोग आते हैं चतुर्थ चरण में, यानी कि 1991 के बाद। वैसे ये कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां हुई थी, और इसके अलावा जो है खाड़ी युद्ध जो हुआ था, खाड़ी युद्ध आपका जो है 1991 में हुआ है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं कर लूंगा। तो 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ है, उस एलपीजी रिफॉर्म के बारे में कहा जाता है कि खाड़ी युद्ध के कारण भुगतान संतुलन पैदा हुआ था। इसके अलावा सरकार की जो नीतियां थी उसके कारण भुगतान संतुलन की स्थिति खराब हमारी हो गई। इसके कारण हमें एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरा बैकग्राउंड ही ऐसा बन गया था जिसके कारण एलपीजी हमें रिफॉर्म करना ही करना पड़ा। वास्तव में यह रिफॉर्म नहीं था, एक तरह से मजबूरी में किया हुआ एक समझौता था। ठीक है, मजबूरी का बैकग्राउंड किसने और कैसे बनाया वो एक अलग बात है। अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों में व्याप्त खामियों व खाड़ी युद्ध के पश्चात 1980 के दशक के अंत तक भुगतान संकट का सामना भारतीय अर्थव्यवस्था करने लगी थी। खाड़ी संकट को थोड़े शब्दों में बता देता हूं। वास्तव में खाड़ी संकट जो है ये सद्दाम हुसैन यानी कि इराक,
इराक ने, और इराक के राष्ट्रपति उस समय सद्दाम हुसैन थे, तो उन्होंने कुवैत पे हमला किया था 1990 में, वहां के तेल क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व वाली 34 देशों की संयुक्त सेना ने इराक पे हमला किया। वो जो हमला किया और जो युद्ध हुआ है इराक और पश्चिमी देशों की सेनाओं के बीच में, उसी युद्ध को खाड़ी युद्ध कहते हैं, गल्फ वार कहते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे चूंकि तेल वाला मामला भी है, इसीलिए सभी देशों की स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसके बाद द्वितीय खाड़ी युद्ध भी होता है, जिसमें सद्दाम हुसैन को फिर फांसी ही दे दी जाती है उसके अंत में, लंबे समय तक वो चला। इससे बाहर निकलने के लिए भारत को वित्तीय मदद के लिए, ये जो 1991 में ये सिचुएशन क्रिएट हुआ था, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वित्तीय मदद के लिए भारत सरकार IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाती है। लेकिन IMF ऐसे स्वतः ही आराम से सहायता देने को राजी नहीं होता है, उसकी कुछ शर्तें थी। इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो सुधार युग अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करने और इसकी भूमिका बढ़ाने के लिए बाध्यकारी था। वहां कहा जाता है, जैसे मैंने बताया था, कि LPG रिफॉर्म, लेकिन बेसिकली वहां जो है P ही इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में P ही महत्वपूर्ण है, यानी प्राइवेटाइजेशन महत्वपूर्ण है। अब प्राइवेटाइजेशन दो तरीके का था। एक तो था कि जो भारतीय निजी क्षेत्र हैं उनको जो है अवसर दिया जाए, और विदेशी जो क्षेत्र है, मतलब विदेशी पूंजी जो है उसको अवसर दिया जाए। दोनों तो निजी ही हो जाएगा, है ना। तो निजी क्षेत्र को शामिल करने, उसकी भूमिका बढ़ाने के लिए जो है LPG रिफॉर्म लाया गया था। इसके जो कुछ प्रमुख तत्व थे उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इस मॉडल का जो प्रमुख तत्व था, इस निवेश मॉडल का जो प्रमुख तत्व था, तो देखिए, अभी तक सरकारी नियंत्रण में रहे उद्योगों को भी निजी निवेश के लिए खोल दिया गया। आणविक अनुसंधान, आणविक ऊर्जा और रेलवे को छोड़ करके सभी क्षेत्र जो है खोल दिए गए। ठीक है, आणविक ऊर्जा और रेलवे को भी बाद में विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया, और इन सब में जो है 26 से लेकर 100% तक सबके लिए अलग अलग FDI की, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी गई थी। सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP को एक निवेश मॉडल के रूप में इस दौरान अपनाया। तो उसमें कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक ज्वाइंट सेक्टर जो मैंने बताया था, ज्वाइंट सेक्टर, तो ज्वाइंट सेक्टर का ही अगला रूप है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक निजी क्षेत्र ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं में PPP के तहत 21%, फिर 11वीं योजना में 32%, 12वीं योजना में इसके 50% होने की संभावना थी। यानी कि आधारभूत संरचना परियोजनाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में निजी क्षेत्र ने PPP के माध्यम से 21%, 32% और 50% तक का जो है निवेश करना प्रारंभ किया। आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो हैं उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी, हिस्सेदारी कितनी ज्यादा होने लगी PPP के माध्यम से। और भी इसके बारे में विस्तार से देखेंगे भविष्य में। तो यह कहा गया कि आधारभूत संरचना क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से जो है निजी क्षेत्र के द्वारा ही संभाला जाएगा। 10वीं योजना में सार्वजनिक निजी जन भागीदारी, एक नया टर्म जो है फिर आया PPP, यानी कि 4P। इसका विचार सामने आया। इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों के माध्यम से भौतिक व सामाजिक अधोसंरचना सृजन में इसका उपयोग किया जाना था। यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ साथ इसमें पीपल को भी लिया गया, और पीपल के कारण जो है स्थानीय क्षेत्र इसमें इंक्लूड हो गया है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों के माध्यम से अधोसंरचना संरचना ये करना है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि वास्तव में ये PPP का ही एक जो है क्या है, एक वेरिएंट है, एक भाग है, एक रूप है। इसका उपयोग कई बार जल संभरण प्रबंधन यानी कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्षेत्र में भी किया गया। इस 4P का उपयोग किया गया वहां भी। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप वाटरशेड समझ लेना, थोड़ा सा एक कई बार समझ में ना आने वाला टॉपिक है। इससे रिलेटेड मटेरियल भी हिंदी माध्यम में तो कई बार नहीं मिल पाते। वाटरशेड मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो ड्रेनेज बेसिन है, यानी जहां जल संभरण क्षेत्र है, यानी जो जल वाला क्षेत्र है, जैसे मान लो कि नदी है, अब नदी में तो पानी जा रहा है, लेकिन पानी जहां से जा रहा है या जितने बड़े क्षेत्र पर नदी का पानी है वो जल संभरण क्षेत्र हुआ। तो उसका मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट का उद्देश्य ये होता है कि जल और भूमि दोनों संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सके। इसके अलावा गुजरात सरकार ने इस 4P कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो है पानी पंचायत में भी इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। आधारभूत संरचना PPP में निजी क्षेत्र को उसके हिस्से का धन जुटाने में सहयोग करने हेतु सरकार ने वहनीयता अंतरण निधि यानी कि वायबिलिटी गैप फंड VGF
का एक कॉन्सेप्ट लाया। ये वीजीएफ क्या हुआ इसको मैं समझा देता हूं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में आना है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, यानी कि जितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उतना पैसा वहां से नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल उसको कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब हुआ कि किसी खास उद्देश्य से एक फंड जनरेट करना। तो वायबिलिटी गैप फंड भी उसी तरह का एक फंड है, ठीक है, ताकि वो प्रोजेक्ट जो है वो वायबल हो सके, इकोनॉमिकली वायबल हो सके। ठीक है, जैसे कोई रोड प्रोजेक्ट है, अब उस रोड प्रोजेक्ट को अगर प्राइवेट सेक्टर खुद से तैयार करती है, खुद से बनाती है, तो जितना उसमें इन्वेस्टमेंट होगा और जितना उससे आमदनी होगी उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो इस अंतर को पाटने के लिए सरकार अपने तरफ से पैसा लगाती है, उसको ही वायबिलिटी गैप फंड कहते हैं। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के ही अंतर्गत ये है, मतलब इस फंड के अंतर्गत ये है, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, वीजीएफ पीपीपी के अंतर्गत सरकार ने निवेश मॉडल के रूप में कई सारे अन्य विकल्पों को भी रखा है। ये सब पीपीपी का ही उदाहरण है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही कई सारा उदाहरण है। उसमें सबसे जो एक तरह से कह सकते हैं जो बेसिक है या शुरुआती है वो है बीओटी, यानी कि बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर। और इसी से रिलेटेड अन्य भी हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मैं विस्तार पूर्वक समझा देता हूं। पहली बात तो बीओटी का मतलब क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या करेगा, किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा। सामान्य रूप से पीपीपी के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट यानी आधारभूत संरचना संबंधी जो उद्योग हैं, बांध बनाना, रोड बनाना, इस तरह के प्रोजेक्ट ही आते हैं। तो इसमें भी मुख्य रूप से बीओटी में बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट को बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करेगा, यानी कि मान लो कि रोड अगर है, रोड पे आप जाते हो तो टोल टैक्स देते हो ना, तो टोल टैक्स का मतलब क्या हो गया, इसी से रिलेटेड है, समझा दूंगा अभी टोल के बारे में। तो टोल टैक्स यहां रहता है, टोल लगा हुआ रहता है। तो प्राइवेट सेक्टर उसको बिल्ड करती है, उस रोड को मान लो बिल्ड किया, उसको ऑपरेट किया, चलाया। कब तक चलाया, तो जब तक लीज की अवधि है, जब तक मतलब एक तरह से दोनों पक्षों के बीच में जो सहमति हुई है, ठीक ना, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड होगा कि उसने अगर बिल्ड किया है प्राइवेट सेक्टर ने तो उसको ऑपरेट करने का अधिकार है। लगभग ये 2 से 3 दशक होता है, यानी 20 से 30 साल तक ये होता है। तो 20 से 30 साल तक इस रोड को प्राइवेट सेक्टर ही चलाएगी और इससे आमदनी प्राप्त करेगी। तो वो आमदनी जो है टोल के माध्यम से होगा। तो हर जगह टोल 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 लगा हुआ होता है। उसके बाद जो है 20-30 साल के बाद वो प्रोजेक्ट जो है क्या किया जाएगा, सरकारी क्षेत्र को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सरकार ने ही बनाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसको जो है दिया था, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि 20-30 साल के बाद तो वो रोड ऐसे भी खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर उस प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। फिर वो जो है जनता से टोल रूपी खून को चूसते रहेंगे। उसके बाद फिर 20-30 साल के बाद तो ये एक चक्र चलता रहेगा। तो प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत सुंदर सुंदर नमूना है। इसके अलावा दूसरा है बीओओटी, यानी कि बिल्ड ओन ऑपरेट। इसमें ट्रांसफर नहीं किया जाता सरकार को, वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसी के पास वो प्रोजेक्ट जो है वो रह जाता है। इसके अलावा बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी कि बनाएंगे, उसको बहुत समय तक अपने पास रखेंगे, बहुत लंबे समय के बाद उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर को भी किया जा सकता है और सरकारी क्षेत्र को भी किया जा सकता है। बीएलटी, बिल्ड, लीज और ट्रांसफर, ये भी एक है कि बहुत समय तक लीज पे पहले दे जाए, बिल्ड किया जाए, उसके बाद उसको खुद से ना चलाए वो प्राइवेट सेक्टर, उसको किसी और को लीज पे दे दे। ठीक है, कई बार वो हो सकता है कि लीज पे सरकार को ही दे दे या किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे। उसके बाद लीज की अवधि जब खत्म होगी, क्योंकि जिसने बनाया है उसको तो पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए तो कहां से वसूलेगा, या तो ऑपरेट करके वसूले या फिर किसी को लीज पे दे दे। तो लीज पे दे दिया, उसके बाद ट्रांसफर। उसी तरह से जो है अलग अलग ये फॉर्मेट चलते हैं। ये सब पीपीपी के अलग अलग उदाहरण हैं, निवेश मॉडल के अलग अलग उदाहरण हैं। इस चरण में सामाजिक क्षेत्र के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में सरकार ने विशेष ध्यान दिया। चौथे क्षेत्र में 2012 तक सरकार ने इस क्षेत्र के निजी क्षेत्र की सहभागिता को भी आगे बढ़ाया, यानी निजी क्षेत्र भी सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि में इन्वॉल्व हो सके। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013, यहाँ लिखा हुआ है 2013 में किया गया। तो कंपनियां अपने लाभ का कुछ प्रतिशत जो है सामाजिक क्षेत्रों में व्यय करेगी। लेकिन अच्छी बात या मजेदार बात यह है कि CSR के अंतर्गत उन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जाता है जो कि इन प्राइवेट कंपनियों के लिए लाभदायक हो। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, अब शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन
वहां से भी पैसा कमाया जाता है। आप जानते हैं कि दो ही क्षेत्र अभी ऐसे हैं सामाजिक क्षेत्र के जो कि भरपूर पैसा कमाने वाले क्षेत्र हैं, एक शिक्षा का क्षेत्र, एक चिकित्सा का क्षेत्र। मैं कहता हूं कि दोनों क्षेत्र का स्वदेशीकरण पूरी तरह से कर दिया जाए, यानी कि इसको पैसा कमाने वाला क्षेत्र रखा ही ना जाए। शिक्षा 100% फ्री हो, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैकाले शिक्षा पद्धति हो, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति भी हो, पूरी तरह से फ्री हो। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति तो ऐसे भी पूरी तरह से फ्री है, वहां पढ़ना तो फ्री है, रहना खाना भी फ्री होता है हमेशा गुरुकुल में, अभी भी ऐसा है। मैंने अभी 3 महीने का गुरुकुलों का दौरा किया अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में, और बहुत ही अद्भुत तरीके से वहां जो है वैदिक शिक्षा पद्धति काम अभी भी कर रही है। तो शिक्षा का पूरी तरह से जो है उसको नॉन कॉमर्शियल बना दिया जाए, आधुनिक शिक्षा का भी, और वैदिक शिक्षा तो है ही। इसके अलावा चिकित्सा को पूरी तरह से जो है वो नॉन कॉमर्शियल बना दिया जाए। किसी के शरीर में 1000 तरह का कष्ट है, उससे आप पैसा चूसते हो जबरदस्ती, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि CSR के अंतर्गत भी जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी के द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में, वहां भी पैसे का क्षेत्र, उसको एक नया क्षेत्र बना लिया जाता है। तो शिक्षा चिकित्सा आज की तारीख में बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है सामाजिक क्षेत्र का, जिससे पैसा बहुत ज्यादा कमाया जा रहा है इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। तो सामाजिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को तो शामिल किया गया, लेकिन उस पर लगाम संभवतः नहीं लगाया गया। निजी क्षेत्र अपनी निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, इसके लिए सरकार ने कर संरचना, वित्तीय संरचना, राजकोषीय नीति आदि की पुनर्संरचना की, और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट की। यानी कि सरकार जो है अपने घाटे को कम से कम कर रही है, सरकार अपने खर्च को, व्यय को, उसको कम से कम कर रही है, तभी इस तरह का एक माहौल बन पाएगा। आम जनता के लिए सरकार सस्ते ब्याज दर वाली व्यवस्था, सही वित्तीय पर्यावरण आम जनता के लिए भी कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था कि अगर जो है आम जनता से भी हम चाहते हैं कि वो भी बचत करे और वो भी निवेश करे, तो उसके लिए भी पूरा एक अच्छा इकोसिस्टम होना चाहिए। तो उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। निजी क्षेत्र के लिए उपयुक्त व्यापारिक माहौल बनाने के लिए सरकार कई सारे कानूनों पर काम कर रही है। आपने इन कानूनों का नाम पिछले दिनों सुना होगा। तो चलिए, ये हमारा जो निवेश मॉडल वाला टॉपिक था ये खत्म हो गया। वर्तमान में निवेश मॉडल निजी क्षेत्र की अग्रता वाला है। ये तो पीछे हमने देख लिया कि जो भी चरण है, धीरे धीरे निजी क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया गया, और 1991 के बाद तो विशेष तौर पर ऐसा हुआ। तो अब सरकार की क्या भूमिका है? तो वास्तव में अब सरकार की भूमिका एक नियामक के तौर पर है, यानी रेगुलेटर के तौर पर है। ठीक है, तथा वंचित वर्गों के लिए सुविधा प्रदायक यानी फैसिलिटेटर के तौर पर है, कि वंचित वर्ग के लिए शिक्षा चिकित्सा और इन क्षेत्र में फैसिलिटेट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा और चिकित्सा वाला क्षेत्र भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा रहा है, और वो बहुत ज्यादा जो है खून चूसने वाला क्षेत्र बनता चला जा रहा है। और सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षा चिकित्सा या अन्य जो क्षेत्र हैं, शिक्षा है वहां पढ़ाई नहीं हो रही है सरकारी स्कूलों में, चिकित्सा है तो वहां कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सरकारी अस्पताल के ही जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट के साथ सरकारी अस्पताल में बहुत खराब बिहेव करते हैं, और उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक जब होता है और वहां जब आप जाओगे तो आपके साथ बढ़िया बिहेव करेंगे। तो इस तरह के भी ट्रिक अपनाए जाते हैं जिसके माध्यम से लोग जो है उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाएं। ठीक है, तो इस तरह का जो खेल चल रहा है इसमें भी सरकार को नियंत्रण में करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार तो रेगुलेटर है, तो यहां तो करना ही चाहिए सरकार को। इसके अलावा सरकार जो है परिचारक यानी कि केयर टेकर भी वंचित समूहों की हो गई है। तो सरकार की भूमिका जो है सीमित हो गई है, एक रेगुलेटर, एक फैसिलिटेटर और एक केयर टेकर की हो गई है। आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। वंदे मातरम IAS टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट, ये पेड क्लास है, 399 दे करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें क्लास का PDF और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह हो जाता है। इस नंबर पे आप अपने डिटेल के साथ रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपको यहाँ जोड़ लिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।